Hey, hi guys, welcome to Career Banale, and today we are going to discuss on lecture 9, that is on evolution of higher education, and this is post independence. Yes, so I want to clarify this thing to you guys कि अभी तक हमने जितने भी हमारी पुरानी वीडियोस में कवर जो किया है उसमें हमने एंशंट इंडिया को कवर कर लिया है, जिसमें हमने मेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को भी कवर कर लिया है. एज यू कैन सी ओवर हेयर मैंने पूरा हायर एजुकेशन ऑफ इंडिया को जो है ना 15 लेक्चर्स में डिवाइड किया है, जिसमें अभी हम लेक्चर 9th पे हैं. लेक्चर 8 तक हम लोग कवर कर चुके हैं और उसमें सीक्वेंस वाइज वी आर स्टार्टिंग कि कैसे कैसे एजुकेशन सिस्टम इंडिया में आया. सो वी नो कि फर्स्ट आए वेदास, वेदास से ओरल, फिर उसके बाद आए ब्राह्मण्स, ब्राह्मण ने उन वेदास को लिखा, फिर उसके बाद आते हैं बुद्धिस्ट, बुद्धिस्ट ने पाली लैंग्वेज में अपनी टीचिंग्स को लिखा. उसके बाद आता है आपका वोकेशनल एजुकेशन, जिसमें आपका वीविंग्स और लाइटनिंग ऑफ लेदर, कलरिंग ऑफ लेदर आ जाता है. फिर उसके बाद आपके आते हैं मेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो उस वक्त की यूनिवर्सिटीज़ थी, जिसमें नालंदा और तक्षशिला बहुत फेमस है. देन उसके बाद आपका आता है मेडिवल इंडिया, कि जैसे जैसे आपका मुस्लिम ईरा इमर्ज होता है. एंड देन उसके बाद हम पढ़ते हैं ब्रिटिश इंडिया, दैट दिस इज़ बिफोर इंडिपेंडेंस, मतलब उसके बाद ब्रिटिशर्स इंडिया में आते हैं और वो अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कैसे कैसे इंडिया में क्या क्या स्टार्ट करते हैं. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी पोस्ट इंडिपेंडेंस एजुकेशन सिस्टम. सो अब हम ये मान के चल रहे हैं कि इंडिया में इंडिपेंडेंस हमें मिल चुकी है, राइट. एंड अब इंडिया में एजुकेशन रिफॉर्म्स कौन कौन से आ रहे हैं. सो दिस इज़ आफ्टर 1947 दैट आई वांटेड टू डिस्कस अबाउट. सो दिस वाज आवर अर्लियर प्रेजेंटेशन गाइज. एज यू कैन सी ओवर द स्क्रीन हम लोग ये सारा कुछ कवर कर चुके हैं. अब जो रेड में आप रेड कलर का बॉक्स देख रहे हैं, दिस इज़ द थर्ड पार्ट दैट वी आर गोइंग टू कवर. और इसके बाद हम AICTE रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ पढ़ेंगे, देन UGC के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे. उसके बाद जो लैंग्वेज यूनिवर्सिटीज़ हैं एज ऑन टुडे, देन उसके बाद ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम में क्या क्या नया इमर्ज हुआ, जैसे कि यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट स्वयं, राइट. देन अबाउट द डिजिटल लाइब्रेरीज दैट वी हैव, INDIL विच इज़ वन ऑफ द फेमस लाइब्रेरी दैट वी हैव एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. ये हम आगे आने वाले लेक्चर्स में कवर करेंगे. दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू फॉर द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू. स्पेसिफिकली नेट हो गया आपका, CTET हो गया, या फिर आप अगर रिसर्च रिलेटेड वर्क करें इन एजुकेशन में, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो द बेसिक ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, राइट. सो लेट्स स्टार्ट इट टुडे गाइज. सो द फर्स्ट थिंग दैट आई वांटेड टू टेल यू अबाउट, लाइक जो एजुकेशन है पोस्ट इंडिपेंडेंस को, उसको मैंने इस टाइमलाइन में एक तरह से प्रेजेंट किया है आपको. दिस विल रियली गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट टू लर्न कि कैसे आपको याद रखना है. बिकॉज यू नो कि कोठारी कमीशन तो कभी आया था, कभी मुडालियर कमीशन आया था, राधा कृष्णन कमीशन आए थे, ये सब कैसे आए थे. तो यू शुड नो द सीक्वेंस. ये जो है मैंने मेजर जो कंटेंट है उसको कवर किया है, राइट. सो फर्स्ट इज़ इन 1948. सो 1947 में हिंदुस्तान, मतलब हमारा देश आज़ाद हुआ था. उसके बाद 1948 में वी स्टार्टेड दिस थिंग. सो हमारे जो फर्स्ट मिनिस्टर थे एजुकेशन में वो कौन थे, दैट वाज मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद वॉज आर फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन. प्लीज़ रिमेंबर दिस, ये कई बार पेपर में आ चुका है. उसके बाद 1948 में हमारी बनती है राधा कृष्णन कमीशन. राधा कृष्णन कमीशन कैसे बनती है? राधा कृष्णन कमीशन, राधा कृष्णन जी कौन थे? कैन एनीबडी टेल मी हु वाज एस राधा कृष्णन? मतलब उनका, उन्हीं को क्यों, मतलब ये फर्स्ट कमीशन उन्हीं को क्यों बनाया? बिकॉज ही वॉज द वाइस चांसलर ऑफ बनारस यूनिवर्सिटी. कहा जाता है कि बनारस यूनिवर्सिटी एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है. मतलब कैन यू बिलीव कि जैसे कि उस टाइम तक्षशिला और नालंदा होती थी, ऐसे बनारस यूनिवर्सिटी है. एंड जो एस राधा कृष्णन जी हैं वो उस टाइम के वहाँ के वाइस चांसलर होते थे. तो उन्होंने पहला कमीशन सेटअप किया एंड उन्होंने मीटिंग की दिल्ली में 1949 में. 1948 में ये कमीशन बना था एंड 49 में इसका मीटिंग स्टार्ट हुआ और उसमें उन्होंने डिस्कस किया फाइनेंस ऑफ यूनिवर्सिटीज़ और मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन. बिकॉज सी जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडिया में इंग्लिश मीडियम रखे गए थे. देन उसके बाद उनका सारा फोकस जो था एडमिनिस्ट्रेशन पर था, साइंस और टेक्निकल एजुकेशन पर कोई फोकस नहीं था. अब हमें इंडिपेंडेंस मिल चुका है, राइट. अब हम आज़ाद हो चुके हैं, तो अब हमें अपना जो एजुकेशन सिस्टम है वो ठीक करना है, राइट. तो इसीलिए हमारा फर्स्ट जो कमीशन बना दैट वाज राधा कृष्णन कमीशन. एंड इसमें उनका मेन मोड था कि ओवरव्यू, बड़ा बड़ा क्या क्या चीज़ें ठीक करनी है. जैसे उनका बड़ा बड़ा था कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको फाइनेंस कौन देगा. बिकॉज जब हम नालंदा और तक्षशिला जैसी यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हैं, उस टाइम तो राजा महाराजा उसको फाइनेंस करते होते थे. ब्रिटिशर्स जब थे तो वो उस टाइम दे देते थे. लेकिन अब इंडिपेंडेंस के बाद कौन इसको करेगा? कौन सी मिनिस्ट्री इसके लिए होनी चाहिए? क्या मिनिस्ट्री होनी भी चाहिए कि नहीं, राइट. फिर उसके बाद मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन कौन सा होना चाहिए, ताकि जो हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को या पढ़ाएंगे
तो उसका मीडियम इंग्लिश रहना चाहिए। कौन सा लैंग्वेज, बिकॉज उस टाइम इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, मतलब बहुत सारी तरीके की लैंग्वेजेस हुआ करती थी आफ्टर इंडिपेंडेंस, बिकॉज वी वर मिक्स ऑफ कल्चर। हिंदुस्तान में उस टाइम बहुत सारे कल्चर्स हुआ करते थे, राइट। देन उसके बाद रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस जो है यूनिवर्सिटीज़ में देनी है कि नहीं देनी, इसके ऊपर भी चर्चा हुई, राइट, कि वेदर पीपल और जो हमारे आने वाली जनरेशन है उन्हें उनके रिलीजन के बारे में पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। दीज वर द सम ऑफ द बेसिक डिस्कशन जो राधा कृष्णन कमीशन में हुए। उसके बाद आता है 1952 में मुदालियर कमीशन बनती है। अगेन मुदालियर कौन थे? ही वॉज अ वाइस चांसलर ऑफ मद्रास यूनिवर्सिटी, ठीक है। फर्स्ट में थे बनारस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर राधा कृष्ण जी, सेकंड में थे मद्रास यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर मुदालियर कमीशन, ठीक है। तो इनका फोकस क्या था? सेकेंडरी एजुकेशन पे, राइट। फर्स्ट तो हमने बड़ा ब्रॉड एस्पेक्ट कवर करे 1948 में। 1952 में हम लोग सेकेंडरी एजुकेशन में गए, ठीक है, कि कैसे हमें इंट्रोड्यूस कराना है। देन उसके बाद उन्होंने मल्टीपर्पज़ स्कूल्स पर भी फोकस किया। वोकेशनल ट्रेनिंग विच वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो ब्रिटिश इंडिया के टाइम पर नहीं था, वो 1952 में आया। गर्ल्स एजुकेशन शुड बी ओपन, सो दिस वॉज फर्स्ट टाइम आफ्टर इंडिपेंडेंस वी वर लिस्निंग अबाउट गर्ल्स एजुकेशन। जैसे मैंने आपको बताया वैदिक एजुकेशन के टाइम इतना फोकस नहीं था, आपको याद है ब्राह्मणिक के टाइम पे इतना फोकस नहीं था, लेकिन यहाँ पर फोकस है। उन्होंने कहा 1952 में कि वुमेन एजुकेशन पर भी फोकस होना चाहिए। तो आपको ये चीज़ याद रखनी कि वुमेन एजुकेशन में फोकस किस कमीशन में हुआ था? मुदालियर कमीशन में इन 1952, ठीक है। उसके बाद आपका 1961 में NCERT जो है फॉर्म हो जाती है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ NCERT गाइस? हम NCERT की बुक्स पढ़ते हैं, कहते हैं NCERT का स्टडी मटेरियल बहुत अच्छा है। फुल फॉर्म क्या है NCERT की? प्लीज़ कमेंट करिएगा वीडियो के नीचे, आई वुड रियली अप्रिशिएट। सो जैसे 1952 में मुदालियर कमीशन आ जाती है, उसके बाद आपका धीरे धीरे जो है सेटअप स्टार्ट हो जाता है। 1961 में आपका NCERT फॉर्म हो जाती है। दिस इज़ constituted by MOE, right? And what is MOE? Ministry of Education, right? परफेक्ट। उसके बाद आता है आपका 1964 में कोठारी कमीशन। कोठारी कमीशन को सबसे इम्पोर्टेंस क्यों दी जाती है एजुकेशन सिस्टम में? बिकॉज दिस वाज द फर्स्ट टाइम इट इज़ रिकमेंडेड कि हमारा 6% जो हमारा नेशनल इनकम का है दैट शुड बी गिवन टू एजुकेशन, दैट शुड बी स्पेंट ऑन एजुकेशन। मतलब समझ रहे, हमारा जितना नेशनल इनकम है हमारे देश का, उसका 6% हमें एजुकेशन पर स्पेंड करना चाहिए, ये कहा गया कोठारी कमीशन में। कोठारी कमीशन आपकी सेटअप होती है 1964 में, राइट। कोठारी कमीशन को बहुत ही इम्पॉर्टेंट माना जाता है बिकॉज उसमें बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें उठ के आई। अगर मैं बात करूँ कि कोठारी कमीशन का नाम कोठारी कमीशन ही क्यों पड़ा है, तो अगेन यहाँ पे जो चेयरमैन है मिस्टर दौलत सिंह कोठारी जी जो है, ये थे चेयरमैन ऑफ UGC, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के चेयरमैन का नाम था दौलत सिंह कोठारी। एंड ये उन्हीं ने कमीशन जो है लीड करी थी, तो इसलिए इस कमीशन का नाम हुआ कोठारी कमीशन, विच वॉज मेड इन 1964। अब इसमें रिकमेंडेशंस क्या क्या आई? इन्होंने बहुत बड़े बड़े सजेशंस दिए थे स्पेसिफिकली ऑन नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। सो इनका मेन वैसे तो इनकी 23 रिकमेंडेशंस थी गाइस, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, बट आई वांट यू टू लाइक रिमेंबर important वन। सो फॉर एग्जांपल, व्हाट इज़ द एम ऑफ द एजुकेशन? करिकुलम वर्ड फर्स्ट टाइम यहाँ पर आया। यू नो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन करिकुलम एंड सिलेबस? दोज हु नो प्लीज़ कमेंट इट, राइट। एंड मतलब आप मुझे बताइए, करिकुलम वाइडर होता है कि सिलेबस वाइडर होता है? विच वन इज़ मोर वाइडर? एंड करिकुलम हर स्कूल में अलग होता है या सिलेबस हर स्कूल्स में अलग होता है? हु वुड डिसाइड करिकुलम? दोज हु नो प्लीज़ कमेंट ऑन इट। नाउ कोठारी कमीशन में और उन्होंने बताया मेथड्स ऑफ टीचिंग। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अभी तक हमारे एंशियंट और मिडीवल में हमारा मेथड ऑफ टीचिंग में ज़मीन आसमान का फ़र्क आया था। पहले ओरल हुआ, फिर उसके बाद रिटन हुआ, मतलब उसके बाद मतलब अलग अलग मोड्स आते ही चले गए, डिस्कशन भी आया, राइट। अब कोठारी कमीशन में उन्होंने डिसाइड किया कि अगर हम अब सेटअप कर रहे हैं बच्चों का भविष्य, तो उनको कैसे पढ़ाया जाए। उसके बाद यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती थी अडल्ट एजुकेशन, विच वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो अभी तक मतलब हमने जितना भी पढ़ा वैदिक से लेके अभी तक, उसमें अडल्ट एजुकेशन का जिक्र कहीं नहीं था, लेकिन यहाँ पे इट वॉज देयर, कोठारी कमीशन में इट वॉज रिकमेंडेड। उसके बाद एजुकेशन ऑफ वुमेन पे फ़र्क आया। देन डिस्टेंस एजुकेशन विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफ़ यू नो, एक डिस्टेंस एजुकेशन लर्निंग इंस्टीट्यूट है इंडिया का, विच इज़ डायरेक्टली फंडेड बाय MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, विच इज़ IGNOU, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, and this is the biggest open learning university that we have in India, and everyone can access it. and यहाँ पर आप अगर subjects देखोगे तो
trust me, there is no limit to it. I myself did 2 masters from there. मैंने 2 मास्टर्स इग्नू से की है विद माई रेगुलर स्टडीज़, एंड दैट वाज अमेजिंग. दे प्रोवाइड यू विद मटेरियल एंड आपको ऑनलाइन मटेरियल का एक्सेस भी मिलता है. मैं प्रचार नहीं कर रही हूँ इग्नू का, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू, मतलब जो कि मतलब रेगुलर कॉलेज नहीं जा पाते हैं या फिर जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन अगर ज़्यादा फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से नहीं अटेंड कर पाते, दे शुड गो फॉर इग्नू. मतलब पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जो आपको हमेशा निखारती है, वो आपको हमेशा संवारती है, ये आपका फ्यूचर ही बनाएगी. मतलब विद्या कभी भी जो है वेस्ट नहीं जाती है. इट ऑलवेज गिव यू अ पाथ ऑफ लिविंग लाइफ, राइट. एंड एजुकेशन से आप कुछ सीखोगे ही, एंड ट्रस्ट मी, अगर आप सीखोगे तो आपकी आने वाली जनरेशन्स भी सीखती हैं. एंड डिस्टेंस एजुकेशन इज़ अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल थिंग. अभी रिसेंटली भी एक एक्ट पे डिस्कशन हो रहा है कोर्ट में कि आप ग्रेजुएशन में जो बच्चे हैं जो रेगुलर ग्रेजुएशन कर रहे हैं, क्या वो कॉरेस्पॉन्डेंस के साथ कर सकते हैं, मतलब डुअल डिग्री कर सकते हैं. तो इस पर उन्होंने अप्रूवल तो दे दिया है, बट अब एक एक्ट पास होना बाकी है जिसमें आप ग्रेजुएशन रेगुलर भी करें और साइड बाय साइड आप कोई और ग्रेजुएट डिग्री भी ओपन से कर सकते हैं, विच इज़ वेरी वेरी ऑसम थिंग. मतलब आप अगर मैं हूँ, अगर मुझे कॉमर्स में इंटरेस्ट है और साइड बाय साइड में कुछ हिस्ट्री या पॉलिटी का सब्जेक्ट पढ़ना चाहती हूँ तो मैं कर सकती हूँ. मतलब कितनी अच्छी बात है. मतलब मुझे 2 सब्जेक्ट्स का नॉलेज है, विच इज़ अमेजिंग थिंग, राइट. तो डिस्टेंस एजुकेशन जो कोठारी कमीशन में डिस्कस हुआ इन द ईयर ऑफ 1964 टू 1966. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, इस पर जनरली क्वेश्चंस आते हैं. देन उसके बाद आपका आया 1968 में, जैसे मैंने बताया, फर्स्ट नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन बना. उसके बाद आपका 1976 में जो एजुकेशनल सब्जेक्ट्स थे दे वर एडेड इन द कॉन्करेंट लिस्ट. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये मैंने यहाँ स्लाइड में मेंशन नहीं करा है, बट आई वांटेड टू टेल यू कि 1976 में ऐसा हुआ था. एक्चुअली जो एजुकेशन थी इट वॉज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट्स. मतलब अर्लियर इट वॉज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट्स, लेकिन बाद में इसको सेंटर में डाल दिया गया. कोऑर्डिनेशन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स वाज विद द सेंटर. पहले क्या होता था, हर स्टेट अगर अपना एजुकेशन पढ़ाएगी तो उसमें बहुत प्रॉब्लम आएगी. हर बच्चा, किसी को यहाँ का नॉलेज होगा, किसी को आधा ये नॉलेज होगा. तो सेंटर ने कहा ठीक है, लेट्स डू वन थिंग, लेट वी मेक द सिलेबस. हम लोग बनाते हैं पूरा प्लान, मतलब एक सेंटर एक तरीके से एजुकेशन बनाते हैं जो पूरे स्टेट्स में फैले, राइट. तो दिस वॉज अ वेरी वेरी गुड थिंग दैट हैपेंड इन 1976 दैट आई वॉन्टेड टू टेल यू. देन उसके बाद आता है नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन. दिस वॉज डिस्कस्ड इन कोठारी कमीशन ओनली, एज आई टोल्ड यू. जो हमारी कोठारी कमीशन थी 1964 में जो हुई थी, मिस्टर दौलत सिंह जी ने जो डिस्कस किया था, उसका रिकमेंडेशन इन्होंने उसी टाइम ये बात उठ गई थी और 1968 में आते आते ये चीज़ बन गई थी. अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वैसे तो कहा जाता है कि रिकमेंडेशन थी 6% ऑफ नेशनल इनकम ऑन एजुकेशन शुड बी स्पेंड, बट अगर मैं आपको कुछ पुराना डाटा बताऊँ तो 2010 में 3.3% ऑफ GDP वॉज स्पेंट ऑन आवर एजुकेशन सिस्टम, right. Then 2014-15 में 3.9% of the income is spent on our education system. सिर्फ 1986 में ऐसा हुआ था कि 6% ऑफ GDP ऑन एजुकेशन जो था दैट वाज एक्सपेक्टेड. मतलब यू कैन सी द आयरनी. मतलब एजुकेशन इज़ द बेस ऑफ एवरी इंस्टीट्यूशन, एवरी स्टेट. अगर आप बात करो तक्षशिला नालंदा की, वहाँ पे चाणक्य थे जो अर्थशास्त्र जिन पे उन्होंने ज्ञान दिया, नीतियाँ बनाई. मतलब वहाँ का एजुकेशन सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग था कि उनकी नीतियाँ आज तक फॉलो होती है. क्यों? मतलब बाहर के लोग वहाँ पे तक्षशिला और नालंदा में पढ़ने आते थे. क्यों? क्योंकि एजुकेशन सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग था. आज की डेट में क्या होता है कि हमारे बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं. क्यों जाते हैं बाहर पढ़ने? बिकॉज वहाँ का एजुकेशन सिस्टम स्ट्रॉन्ग है. यहाँ का एजुकेशन सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है. ऐसा नहीं होना चाहिए. एक देश को खड़ा करता है उसका एजुकेशन सिस्टम, बिकॉज बच्चे पढ़ेंगे, जानेंगे चीज़ों के बारे में, तभी तो वो आगे तरक्की करेंगे, राइट. नाउ उसके बाद आपका आता है 1993 में गनानम कमेटी. इसको गनानम कमेटी क्यों कहते हैं? बिकॉज जो चेयरमैन इनके थे वो थे प्रोफेसर ए गनानम, राइट. एंड नाउ यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज़ हुई थी जो आप जनरली अभी एग्ज़ाम्स में या बुक्स में देखते होंगे. आपने देखा होगा he/she या s/he. इसका मतलब कभी आपने सोचा है? यानी कि जो हम सेंटेंस जनरली हमेशा अगर आप अपनी किताबें पढ़ेंगे, मतलब अब तो आई थिंक अब चेंज हो चुका है, लेकिन पहले की किताबों में होता था कि हम हमेशा सेंटेंस पढ़ते थे ही डिड दिस, ही डिड दैट. मतलब हमेशा जो था किताबों भी मेल ओरिएंटेड थी. बट नाउ गनानम कमेटी के बाद इन 1993 instead of he, she should also be used was recommended. This was a very very beautiful thing that happened in 1993. Then decentralization of the system must be there for the smooth and effective administration. This was accepted here.
अगर देखो आप, अगर हर स्टेट, अभी एट प्रेजेंट वी हैव 28 स्टेट्स राइट, अगर हर स्टेट अपना अपना एजुकेशन सिस्टम बनाएगी तो उससे क्या होगा कि अगर मान लीजिए मैं मुंबई में हूँ, मैं वहाँ मुंबई के अकॉर्डिंग मैं पढ़ाई करती हूँ, फिर उसके बाद अगर मैं मान लीजिए तमिलनाडु जाती हूँ, तो क्या मेरे एजुकेशन सिस्टम और तमिलनाडु के एजुकेशन सिस्टम में मतलब फ़र्क होगा, बिकॉज वहाँ की जो कल्चर है, जो लैंग्वेज है, दैट विल बी ह्यूज डिफरेंस। सो इसमें स्टेट्स में ही आपस में कंपटीशन हो जाएगा राइट, एक इंडिया के ही 28 पार्ट हो जाएंगे। तो दैट इज़ द रीज़न जो सेंट्रलाइजेशन है, जो मतलब एक स्मूथ फंक्शनिंग के लिए एक मतलब सेंटर को ही हैंडल करना चाहिए, दिस शुड बी डन एंड दिस वाज डन इन 1993। ठीक है गाइस। उसके बाद आपका और भी बहुत सारी कमिटीज़ बनी थी, आपकी सम पित्रोदा कमेटी बनी थी 2007 में, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। देन उसके बाद 2009 में एक बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी थी जिसे हम यशपाल कमेटी कहते हैं। सो MHRD, दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, दिस सेटअप अ कमेटी ऑन हायर एजुकेशन नोन एज यशपाल कमेटी। अब जो यशपाल जी थे वो हैं डॉक्टर यशपाल। ही इज़ अ ग्लोबली एक्चुअली रिनोन्ड फिजिसिस्ट, एकेडमिक एंड हायर एजुकेशन रिफॉर्मर। एंड यहाँ पर उन्होंने कहा कि ऑल AICTE और NCERT शुड बी मेड टू CHER, मतलब कि ये सब जो है एक मतलब जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं रिकग्नाइज़ करने के लिए एक कॉमन यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। जैसे UGC है, UGC का पर्पस क्या है मेन, अभी हम पढ़ेंगे वैसे आगे जाके, आई विल टेल यू। तो इसको अभी हम यशपाल कमेटी को हम ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे राइट। इसके बाद आपकी आई शर्मा कमेटी आई, फिर उसके बाद डॉक्टर अनिल ककोडकर कमेटी भी आई, जिसमें उन्होंने रिकमेंड किया कि 2% बजट इन एवरी इंस्टीट्यूशन टू बी मार्क्ड फॉर रिसर्च, मतलब 2% अगर आपका बजट जो है एवरी इंस्टीट्यूशन का, उसमें आपका रिसर्च पे भी फोकस होना चाहिए। उसके बाद आपका KB पवार कमेटी आई, जिसमें 4 मॉडल बना, जिसमें TPP था, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप था। ऐसे बहुत सारी मतलब कमेटीज़ छोटी छोटी बनी, लेकिन जो मेजरली थी ये मैंने आपके सामने 7 जो है टाइमलाइन में डिस्कस कर दिया। आई थिंक दिस विल रियली गोइंग टू हेल्प यू अलॉट। मेन है आपका कोठारी कमेटी, राधा कृष्णन कमेटी, जिस पर आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है। कोठारी कमीशन में आपके 23 उन्होंने मेन मतलब पॉइंट्स दिए थे, और उसमें मेजरली जो है काफ़ी एम्फसाइज जो है ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है इस पॉइंट ऑफ टाइम में। तो दिस इज़ लाइक मेजर फ्रॉम दिस पोस्ट इंडिपेंडेंस एजुकेशन discussion. इसके बाद now we are going to discuss a bit about what is conventional and non-conventional, what is UGC and what is meta university क्या होता है, central university, state university, private university, deemed to be university क्या होता है। आपने पढ़ा होगा कहीं पर, जैसे हम कोई एडमिशन लेने जाते हैं, कोई डिग्री हमें मिलती है, वहाँ पे लिखा होता है deemed to be university है जी, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं है। तो इसमें फ़र्क क्या है और स्टेट यूनिवर्सिटी में क्या फ़र्क है। माना कि हमारा जो सारा जो फंक्शनिंग है वो सेंटर देख रहा है इस पॉइंट ऑफ टाइम एजुकेशन के मामले में, लेकिन ये सेंटर यूनिवर्सिटी क्या होती है। ऐसे बहुत सारे आगे क्वेश्चन है जो आज के लिए एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, यू शुड व्यू दैट राइट। आई विल ट्राई टू release it as soon as possible, and thank you so much for your time guys, all the very best, study well and prepare hard. Let me know अगर इस टॉपिक में कहीं भी आपको कोई डाउट होता है, आई विल रियली हेल्प। थैंक यू सो मच।